खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। इलाज के दौरान महिला की मौत पर हुआ हंगामा और डॉक्टर के खिलाफ करवाई FIR। अलवर के सानिया हॉस्पिटल का है मामला। भजनलाल सरकार के 2 साल की गिनाई उपलब्धियां। प्रभारी मंत्री किरोड़ी मीणा की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम। सिलीसेड को मिला अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा। पर्यटन के विकास में आएगी तेजी। और अलवर कोर्ट परिसर में खतरे का सबब बने सूखे पेड़। बंदरों के कूदने से आए दिन गिरती हैं डालियां। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। वहीं महिला की मौत के बाद डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार NAB थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय सानिया प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नांगल सतोकड़ा गांव निवासी 44 वर्षीय शीला देवी को नवंबर माह में 24 mm की पथरी की शिकायत पर सानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां दूरबीन विधि से पथरी का ऑपरेशन किया गया, लेकिन करीब 10 दिन बाद महिला की तबीयत दोबारा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले ऑपरेशन में कमी पाए जाने के बाद डॉक्टर ने बाईपास ऑपरेशन करने की सलाह दी। दूसरा ऑपरेशन होने के बाद भी महिला का ब्लड नहीं रुका। इस दौरान 3 से 4 यूनिट खून चढ़ाया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर नरेंद्र गोयल ने इलाज को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। शुक्रवार को महिला की हालत गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां देर रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई लालचंद जाटव ने चिकित्सकों पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाते हुए NAB थाने में मामला दर्ज कराया है। मृतका के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। एक बेटी और बेटे का विवाह हो चुका है, जबकि पति किसान है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शीला देवी है और वो मेरी बहन लगती है। इनको हमने पथरी का ऑपरेशन के लिए सानिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इन्होंने पथरी का ऑपरेशन करा, उसके बाद से ही उसकी तबीयत खराब होती रही। फिर इन्होंने बीच में कहा कि नली गलत तरीके से डैमेज हो गई है कोई, उसका बाईपास किया इन्होंने। बाईपास करने के बाद भी उसमें रिलीफ नहीं मिला। बस इतना सा रिलीफ मिला कि पेट में जो पानी आ रहा था वो बंद हो गया। उसके बाद भी इन्होंने कल तीसरा ऑपरेशन के लिए कहा है कि भाई जो ब्लीडिंग हो रही है वो ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। और उस रात को इन्होंने हमसे 10,000 रुपये जमा कराए हैं। ऑनलाइन हमने 10,000 रुपये जमा करे हैं। उसके बाद में इन्होंने ऑपरेशन पे ले गए हैं, और ऑपरेशन पे ले जाने के बाद में इन्होंने उसको मरीज दिखाया। भामा से इलाज नहीं? हाँ, भामा से इलाज चल रहा था। और उसके बाद हमसे पैसे 10,000 रुपये जमा कराए। तो फिर क्या लगता है आपको किसकी लापरवाही है? लापरवाही सर डॉक्टरों की। हमने जितनी बार भी इनसे सवाल जवाब किया है, इन्होंने कोई संतुष्ट जवाब ही नहीं दिया। हाँ, इधर उधर उसको चीज को घुमाते रहे। कभी ब्लड की कमी है तो सूजन आ रहा है, कभी कुछ की कमी है तो वो हो रहा है, और जबकि ऐसा कुछ होना जाना कुछ भी नहीं। तो लास्ट में ये रहा कि भाई बच्चे को मार देगा। कितना ब्लड चढ़ाया? 3 यूनिट तो चढ़ा दिया, 2 यूनिट इनको रात दिया था, जो चढ़ाई नहीं है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजनों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को सराहा। उधर हनुमानगढ़ के टिब्बी राठी खेड़ा में हुए उपद्रव को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को उकसा रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि टिब्बी में लगने वाले करीब 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का MOU वर्ष 2022 का है। यहाँ STP प्लांट लगाए जाएंगे, इसलिए प्रदूषण की आशंका नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील किया कि संवाद से ही रास्ता निकलेगा। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने सैसका में बने होटलों को लेकर 2 बार मुकदमे दर्ज करवाने के मामले में कहा कि वे भी कई बार अंधे मुद्दे उठा देते हैं। जब मुद्दा उठाया गया तब पूरा ज्ञान नहीं था। उधर प्रभारी मंत्री ने 2 साल पूरे होने पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने सहित अनेक सराहनीय कदम उठाए गए हैं। उधर प्रेस वार्ता में किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ
खिलाफ कुल 138 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट नहीं खुलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस से गलती हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमे जनहित से जुड़े आंदोलनों के हैं, जिनमें सैसका में होटल निर्माण और सवाई माधोपुर में बजरी खनन के खिलाफ आंदोलन शामिल है। पिछली बार लटकी रही, मैं उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, परस्यू होते तो अब तक अलवर में पानी आ जाता। उससे पहले वसुंधरा जी ने इसको लाया था। ये 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आज की तारीख में, और शायद मैंने आपको बताया कि इसमें 4,28,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 15% वाटर इंडस्ट्रीज को आएगा। और मुझे जो लगता है जैसे गुड़गांव विकसित हुआ है, वैसे अपने अलवर से लेकर दौसा तक, रादर आगे तक इंडस्ट्रीज विकसित होंगी। अब जो जहां तक आप काम की पूछ रहे हो, नवनेरा बांध बनके तैयार हो गया है और नवनेरा से आगे मेज नदी को लिंक करने के लिए नहर का काम चल रहा है। वहां से पानी टोंक के उनियारा में आएगा और वो पानी उनियारा से हमारे ये डूंगरी बांध में जाएगा। अब आप जानते हो एक बांध चालू होता है तो उसमें समय तो बहुत लगता है, लेकिन ये लंबी पूरी मांग पूरे ईस्टर्न राजस्थान की है। इसमें 17 जिलों को पानी जाएगा, पीने का भी, सिंचाई का भी, इंडस्ट्री का। 2028 तक आ जाएगा। अभी जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ। तो मैं हमारा पहले तो सभी लोग कह रहे थे, और फिर जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके आंदोलन भी, धरने प्रदर्शन भी कांग्रेस ने पूरे राज्य में रखा कि ईआरसीपी लागू नहीं कर रही, ईआरसीपी लागू नहीं कर रही। ईआरसीपी जब दो प्रदेशों के बीच समझौता होकर लागू हो गई, तो जब सबसे बड़ा डैम जो बनेगा इस पूरी ईआरसीपी का, वो डूंगरी में बनेगा, जिसका पानी अपने अलवर के यहाँ जैसमंद तक आएगा। उससे डूंगरी बांध का अब विरोध कर दिया तो हम बहकाया गया उनको, किसानों को। ये कहा गया कि 78 गांव उठेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया और आज भी आपके बीच में कह रहा हूं कि 9 गांव पूरी तरह से उसमें हटेंगे, 7 गांव पार्शियली। उन सब गांव को सरकार बसाएगी, उनकी चॉइस के हिसाब से मकान बना के देगी, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रावधान है उतनी उनको राशि देगी। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है, और सरकार सफल होगी विस्थापित होने वाले किसानों को समझाने। अब 26,000 करोड़ के टेंडर हुए, जिस टेंडर में हमारे डूंगरी बांध का बनना और एक खुड़ा चैनपुरा गांव पड़ता है नादोत में, उसका निर्माण करना, और वहां से अपना पहली प्रायोरिटी में वहां से अलवर को पाइपलाइन लाना। बड़े पाइपलाइनों के जरिए पानी आएगा। अब मैं ये तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट भी पड़ेगा, पहाड़ भी पड़ेंगे, उनको काटना पड़ेगा, कई जगह लिफ्ट भी पड़ेगी। तो अभी 2025 हुआ है, 3 साल 4 साल में पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। मतलब अलवर में पानी आ गया, इसका मतलब पूरा हो। वो हमने कैबिनेट में ये बात आपने पहले उठाई थी, उस दिन वन मंत्री जी भी थे उपस्थिति में। आप वन मंत्री जी से भी पूछ सकते हैं। मैंने और वन मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है ये बजट घोषणा है और वहां से पानी अलवर को लाना है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। कब तक आने की उम्मीद है पानी? वो मीटिंग वगैरह हुई होगी, कब के निर्देश दिए मैं आपको जानकारी करके बता दूंगा, लेकिन ये तय हो गया कि श्री साइड का पानी अलवर में आएगा। भ्रष्टाचार हुआ था, आपका बड़ा मुद्दा भी रहा था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का जो ऐसे भर्ती थी उसको निरस्त करने का आदेश दिया, लेकिन आपकी सरकार डबल बेंच में जिनको आप भ्रष्ट बता रहे थे जा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी तो देखो 6 तो शायद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 57 जो दूसरे
इस प्रकार से 61 सब इंस्पेक्टर जेल में गए हैं। पहली बार राजस्थान में आरपीएससी के दो, हाँ, निरस्त का तो मामला सब जुडिस है, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता। ये हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट नहीं बाबू, मामला सब जुडिस है, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। सरकार ने क्लीन चिट दे दी, जबकि करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला था, ने कार्रवाई की थी। कब दे दी? खबर ही चल रही है, तो जब कुछ होगा जब बता देंगे। और वहीं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को खैरतल के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 वर्ष की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के साथ ही एलईडी प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, अलवर उत्तर भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अशोक डाटा, वरुण डाटा और टिल्लू शर्मा आदि मौजूद रहे। आप सभी को पता है कि आज पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार की जो 2 वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां हैं, उनके संबंध में वैसे तो पूरा राजस्थान जानता है, गांव-गांव तक हमारे रथ जाएंगे, गांव की जनता को उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी देंगे और जो समस्या है उनका संकलन भी करेंगे, ताकि इकट्ठा होने के बाद उन पर सरकार कार्रवाई करे। एक तरह से गांव, गली और ढाणी तक पहुंचकर जनता की क्या समस्या शेष रह गई है उसको लाएंगे और जहां जहां जिस स्तर पर उसकी समाधान हो सकता है वहां पर उनका समाधान सरकार करेगी। अब आप सभी को बैग मिला है, इस बैग में हमारी खैरतल तिजारा की उपलब्धियां हैं, उनको आप काम में ले सकते हैं। तो मैं पूरे राजस्थान में जो उपलब्धि हुई है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, और आप चाहो तो इसको मैं बोलूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। उपलब्धियाँ इतनी हैं, काम इतना हुआ है, बेशुमार, भूतों में भविष्यत है ये कहा जा सकता है। अब आप कभी सोच सकते थे क्या कि खैरतल तिजारा भी जिला बन जाएगा? तो अभूतपूर्व उपलब्धि है, इसलिए मैं अभूतपूर्व कह रहा हूँ। और हमारे यहाँ सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, यहाँ भाजपा की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी, तो मिलकर जो काम हुआ है, जैसे एक मोटा उदाहरण आपको बताऊंगा, ERC यहाँ से चंबल करीबन 300-350 किलोमीटर दूर होगी और वर्षों से उसका पानी बहकर बेकार ही समुद्र में जा रहा है। तो उस पानी को एकत्र कर, रोक कर, चंबल और चंबल से जुड़ी हुई 4 अन्य नदियों का पानी राजस्थान के 13 जिलों में पहुंचाया जाए। अब 4 जिले और बढ़ गए, जैसे आपका 17 जिलों में। तो इन 17 जिलों में करीबन 4,28,000 हेक्टेयर भूमि किसान की सिंचित होगी। मैं आपकी शिकायत को बिल्कुल वाजिब मानता हूँ, मना नहीं कर सकता। 2.5 साल निकल गया, लेकिन एक जगह जहाँ कहीं हम समय लग सकता है, लेकिन अगर जिले बनाया गया तो जिले का जो सुविधा जिला स्तर पर होती है, आपको जानकारी है कि एक जिला बनाने में सरकार को कम से कम 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आपकी चिंता से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भाजपा नेता आरोप, आप सारे अलवर खैरतल के पत्रकार मेरे साथ चले, मैं आपको बताऊंगा
कि नवनेरा डैम बनकर तैयार हो गया। अब एक डैम को बनाने में कितना समय लगता है, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी बनती है, हाइड्रोलॉजी बनती है, आप जानते हो कितने उसमें होकर निकलेगा। लैंड एक्विजिशन का मामला है, कहीं फॉरेस्ट पड़ेगा, कई खातेदारों की ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी। तो अब 26,000 करोड़ मैंने बोला है, आपने सुना होगा ध्यान से, कि 26,000 करोड़ रुपए हमने अभी हाल में टेंडर के लिए दी है। नवनेरा बन गया, आपने सुना सवाई माधोपुर में बीसलपुर से दूसरी कैपेसिटी का डैम डोंगरी बन रहा है। कांग्रेस द्वारा 14 दिसंबर को दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार इसमें अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित पूरे राजस्थान के लोग शामिल होंगे। इसके जरिए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक महारैली नहीं बल्कि संविधान पर हो रहे हमले और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के खिलाफ बड़ा आयोजन है। शुभकामनाएं देता हूँ और नई मीटिंग में पहली मीटिंग आपके नेतृत्व में आज हो रही है, इसकी आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जो रैली हो रही है, इस रैली की अहमियत क्या है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ये लोग जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी इस बात को जनता के सामने लेके आए, उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तथ्यों के साथ अपनी बात उन्होंने देश की जनता के सामने रखी, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय उल्टा ये लोग राहुल गांधी जी से सवाल कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप अगर एकजुट नहीं हुए तो राहुल गांधी जी अकेले कब तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई। जब अंग्रेजों को हमने नहीं छोड़ा इस देश के अंदर, तो ये तो बीजेपी वालों के घर पे क्या चीज है। सब लोग मिलके एकजुट होके और इस रैली का जो मैसेज जाएगा वो ऐतिहासिक मैसेज जाना चाहिए। अलवर से जो भीड़ जाए वहां लगना चाहिए कि अलवर से आदरणीय भाऊ जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अलवर से पूरे राजस्थान में सबसे अधिक लोग आए, और मैं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक लोग जाए तो अलवर जिले से जाने चाहिए। और आप सब लोग तो बैठे हो, भारी नहीं है ये काम, तो बहुत बड़ा काम नहीं। आदरणीय भाऊ साहब, हमने 220 गाड़ियों की लिस्ट तो भेज दी है और कोशिश कर रहे हैं 30 गाड़ी और हो जाए तो 250 गाड़ी अलवर ग्रामीण विधानसभा से जाएगी और आपकी जहां चेकपोस्ट पे वहां एंट्री करके सब लोग अपने साधनों से बाहर। अपने जो अलवर ग्रामीण से जो लोग आए हैं, वापसी ऑफिस पे एक बार संपर्क करते हुए झंडा बैनर पोस्टर आज ही ले जाना, आप अपने यहीं से लगा के ले जाओ। हर गाड़ी पे अपना स्टिकर हो, जो आदमी ले जा रहा है उसका स्टिकर हो, पार्टी का जो पीसीसी ने स्टिकर भेजा है वो हो, और कांग्रेस का झंडा लगना चाहिए। पूरी कार्रवाई यहाँ से निकले तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में तो पूरी अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए। मैं समझता हूँ अलवर ग्रामीण, थानागाजी, राजगढ़ और ये जो सारी गाड़ियां हैं, रामगढ़, ये इधर से जाए, बड़ौदा में और सीकर दोनों कट है, सीकर और अपना पिनान दोनों ही कट से जाएंगे। तो मैं समझता हूँ समय से पहुंचेंगे, बाईपास सीधा हाईवे पकड़ेंगे, नोएडा होते हुए सीधा बीएनडी से, और आप टाइम से वहां पे पहुंच जाएंगे। वहां पे हर हाल में आपको 12:30 और 1 बजे के बीच में पहुंचना है। उधर पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली रैली में शामिल होंगे। साथ ही एनसीआर क्षेत्र के आसपास के राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पर विशेष फोकस है। उन्होंने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन की ओर से जिस तरह से एसआईआर को लेकर दिल्ली में रैली का आयोजन किया जा रहा है, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, पूरे प्रदेश से कितने लोग जाएंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा और इस शहर की क्या आवश्यकता पड़ेगी, दिल्ली में बड़ी रैली करनी पड़ रही है, क्या जानकारी है, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि ये रैली हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अध्यक्षता में एक दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य वोट चोर गद्दी छोड़कर लेकर के ये पूरे हिंदुस्तान से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उसको लेकर के वहाँ सब पहुँचेंगे और 14 तारीख कल का ही दिन है रामलीला ग्राउंड दिल्ली में। 14 तारीख को कल हम सब 12 बजे से पहले वहाँ दिल्ली में पहुँच जाएंगे। हमारा मानना है कि हमारे राजस्थान से ही हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की अगुवाई में यहाँ लाखों आदमी हम राजस्थान से जाएंगे, जिसमें हमारे कल परसों हमारे जिले में भी अलवर जिले में भी मीटिंग हुई है। उसमें अकेले अलवर जिले जो 3 भागों में बट गया है, अलवर जिला, तिजारा, खैरतल और बहरोड टू कोटपुतली, यहीं से हम कम से लाखों आदमी हम अलवर जिले से तीनों जिलों से वहाँ जाने का है कार्यकर्ताओं का। इसलिए वहाँ लाखों की संख्या में इस महारैली में पहुँचेंगे। ज़्यादा आदमियों का हमारा पहुँचने का, कार्यकर्ताओं को पहुँचने का, दिल्ली से जो नज़दीक जो भी स्टेट है, राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, इस तरह से दिल्ली खुद है, इस तरह से यहाँ से ही हमारे आदमियों को ज़्यादा है पूरे। और लेकिन इस महारैली में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुनने के लिए पूरे हिंदुस्तान से हमारे नेता कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। ये रैली एक महागठबंधन को लेकर के हो रही है, जो देश में आज बैठी हुई है सरकार बीजेपी की, उनके खिलाफ जो वोट चोरी के लेकर के गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के ये उद्देश्य को लेकर के हमारे महारैली का आयोजन किया गया है। तो आपको लगता है कि जब राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो जब लोकसभा में कोई मुद्दा उठाते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह उनको धमकाने का काम करते हैं, उनको दबाने की कोशिश लोकसभा में हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। हम काफ़ी दिनों से लोकसभा के अंदर जो कार्रवाई सुन हो रही है वो दुनिया सुन रही है, किस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी हड़दर में मचा रखी है। हमारे कोई भी विपक्ष के कोई भी नेता, बीजेपी को छोड़ के हमारे गठबंधन के कोई भी नेता बोलते हैं, उनका अमित शाह जी पूरी कोशिश करते हैं दबाने की। अमित शाह जी की तरफ से, खुद मोदी जी की तरफ से दबाने की कोशिश करती हैं। और इनके अलावा जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं ओम बिरला जी, वो भी बोलने की उनको इजाज़त नहीं देते। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में आतंकवाद था। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सांप्रदायिकता की राजनीति की और देश का विकास नहीं किया। इसी वजह से जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोग मजाक के रूप में लेते हैं। दूसरी ओर भाजपा ने देश को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए SIR को लागू किया गया है। सिंघल के अनुसार वोट बैंक प्रभावित होने की वजह से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 14 तारीख की दिल्ली रैली से कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ERC पर काफ़ी रणनीति बना रही है, 14 तारीख को दिल्ली में बड़ी रैली राष्ट्रीय स्तर की कर रही है और इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, दोनों का अकाल आ गया। और उसका कारण है उन्होंने जिनको अपना लीडर मान रखा है, उनका तो लोग बाग अब मजाक के सिवाय कोई दूसरा उपयोग समझते नहीं है। इस देश में मनोरंजन की मशीन हो गए वो। तो अब कांग्रेस रैली करती है या रैला करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश बहुत तेजी से अपनी गति पर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, रेल में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, एयरपोर्ट पर, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, सड़क पर चलते सब जगह बोर्ड लग गए थे, लावारिस वस्तु बम हो सकती है, अपनी जान की स्वयं रक्षा करें। मोदी जी ने सारे बोर्ड हटवाने का काम किया ना। देश के नागरिक को अगर सुरक्षा नहीं दे पाए तो काहे की कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस ने तो देश में भय का वातावरण उत्पन्न किया था। कांग्रेस ने सांप्रदायिकता, जिसके आरोप ये भाजपा पर लगाती है, कांग्रेस ने सांप्रदायिकता उत्पन्न की देश में। आज भी कहीं भी चले जाइए आप, एक वर्ग जिसको विशेष कहते हैं ये, वो केवल और केवल अगर कांग्रेस को वोट कर रहा है, इसका मतलब उनको ये लगता है कि हम कांग्रेस के साथ ही हैं। क्यों नहीं आते मुख्य धारा में भाई? आप आइए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो भाजपा से हैं, वो देश के प्रत्येक नागरिक को, 140 करोड़ लोगों को सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ माना जाए तो फिर इसका मतलब वो मुख्य धारा में नहीं है। तो मेरा ये कहना है, ये रैली करें चाहे रैला करें, अब जनता का मोह इनसे भंग हो चुका है। ये लोग अब ऐसे व्यक्ति के पीछे हैं जिस व्यक्ति के पास विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ना नेता ना नीति, नेता और नीति विहीन सरकार कांग्रेस, ये अब फेल हो चुकी है। सिलिसेट झील को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है और इसे रामसर साइट घोषित किया गया है।
सिलिसेट झील देश की 95वीं रामसर साइट बनी है। सिलिसेट झील को आंध्र भूमि पर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड सकी आर से दर्जा दिया गया है। ये जैव विविधता, जल एवं जलवायु सुरक्षा और सतत आजीविका के लिए सराहनीय उपलब्धि है। गौरतलब है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सिलिसेट झील में 100 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखने का अवसर मिलता है। उधर इस उपलब्धि पर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे सिलिसेट झील के आसपास पर्यटन, जैव विविधता और जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित यह ऐतिहासिक झील अलवर को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी। उधर सिलिसेट झील स्थित आरटीडीसी होटल मैनेजर उत्तम शर्मा ने बताया कि इससे यहाँ विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, ये तो अच्छा काम है। देखो, जीव जंतुओं को बढ़िया काम हो गया और पर्यटन आएंगे तो व्यापार समिति को भी कुछ इसमें लाभ मिलेगा, व्यापार सबका ही बढ़ेगा इसमें, तो ये तो अच्छी बात है। अलवर का जो चिन्हित किया है सिलिसेट झील को, तो अच्छी बात है। पर्यटक कितने आते हैं? पर्यटक तो वैसे लोकल तो खूब आते हैं यहाँ, लेकिन अब बाहर के लोग भी आएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो और विदेशों में भी अपने इसका दर्जा मिला है, अपना रैंक मिली है, क्या कहोगे? और नहीं, विदेश में अपना नाम यहाँ का सिलिसेट का जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। विदेश में अपना अलवर का नाम, बिल्कुल बिल्कुल अलवर का नाम बढ़ेगा और सिलिसेट तो हमारे यहाँ की धरोहर बहुत अच्छी चीज है। उधर यहाँ मौजूद पर्यटकों ने भी इसे सराहा। साथ ही कहा कि रामसर साइट के रूप में सिलिसेट झील को विश्व में अलग पहचान मिलेगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूसाखेड़ा से आए हैं इधर, और हमें ये सिलिसेट है, हम इधर घूमने आए। हमें बहुत ये नज़ारा बहुत अच्छा है। शायद किसी ने पहली बार देखा है तो कोई 2-3 बार देख चुका है। ये हम इधर घूमने के लिए आए और भूगोल भ्रमण के लिए, और इधर नाव भी है, पानी है, बहुत सारा होटल्स वगैरह हैं। हम खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। अलवर जिले की शान सिलिसेट झील। हम बता दें कि अलवर की जो सिलिसेट झील है उसको पूरे वर्ल्ड में अब जाना जाएगा। इसको रामसर का दर्जा मिल गया है और 160 देशों की संधि के बाद अब सिलिसेट झील तेजी से विकास करेगी और यहाँ पर्यटकों की निरंतर तांता लगा रहेगा। आबादी बढ़ेगी, निरंतर यहाँ संख्या बढ़ेगी। और अगर हम विदेशी पक्षियों की बात करें तो यहाँ विदेशी पक्षियों का भी आना जाना लगा रहता है और सर्दियों के समय यहाँ विदेशी मेहमान जो आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की काफ़ी बड़ी झील है और पूरे वर्ष भर तक यहाँ पानी रहता है। अब इसको रामसर का दर्जा मिलने के बाद तो और भी यहाँ पर्यटक आएंगे और भी तेजी से विकास होगा। प्रशासन है, पूरा सरकार है, इस पर ध्यान देगी तो हमारी जो झील है सिलिसेट झील, जो अलवर की शान है, वो अब यहाँ रामसर का दर्जा मिलने के बाद अब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ घूमने आए हैं वो भी इसको अच्छा बता रहे हैं और इसकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं और सरकार की भी सराहना की जा रही है। बहुत ही अच्छा विश्व स्तर पे इसको दर्जा मिला है। इससे पर्यटकों को यहाँ पे संभावना ज़्यादा रहेगी और पर्यटक का विकास भी होगा और नई नई एक्टिविटीज़ भी इस झील में होंगी और यहाँ पे जो पक्षी आते हैं उनको भी एक अच्छा प्रचार प्रसार की वो मिलेगी सर। और यहाँ गवर्नमेंट की अच्छी आय भी आगे होने की संभावना है। तो ये विश्व में अपनी पहचान बना ली है, विश्व का यहाँ पर डेवलपमेंट भी आएगा। बिल्कुल सर, विश्व का केंद्र से भी डेवलपमेंट आएगा, राज्य सरकार से कर ही रही है पहले से ही, तो और भी अच्छा इसको डेवलप किया जाएगा आगे। हम कभी कभी यहाँ सिलिसेट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन पहले से और अब में यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अब अलवर को सिलिसेट को दर्जा मिला है, उस रामसर का दर्जा मिला है, उसमें इनके अलवर को जो रैंक दी गई है उससे हमें बहुत खुशी है। इसमें बाहर से लोग बाग अब आया करेंगे। अभी तक लोग बाग उदयपुर वगैरह यहाँ जाते हैं, अब अलवर की तरफ भी लोग बाग आया करेंगे। इससे काफ़ी डेवलपमेंट भी होगा, रोजगार बढ़ेगा और सबों के लिए ये बहुत खुशखबरी अलवर वासियों के लिए कि अलवर का नाम अब देश में नाम होगा। गौरतलब है कि पास ही स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में देश विदेश से आने वाले सैलानी सिलिसेट भी जरूर आते हैं। आसपास की पहाड़ियों से घिरी झील सुंदरता देखते ही बनती है। सिलिसेट क्षेत्र स्थित देशी ठाट होटल को शनिवार को अलवर यूआईटी ने सीज कर दिया। इस दौरान होटल कर्मचारियों का विरोध देखने को मिला। इसके बाद पुलिस जाब्ता मंगवाकर सीज की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देशी ठाट सहित 10 होटलों को 4 दिसंबर को सीज किया गया था। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शादी के आयोजनों के कारण होटल की सील खोलने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद अब देशी ठाट को फिर से
सीज कर दिया गया है। अलवर कोर्ट परिसर में सूखे पेड़ों से खतरा बना हुआ है। एडवोकेट महेंद्र मेहरा ने बताया कि इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वकीलों के बैठने के स्थान पर स्थित पेड़ों की डालियां अक्सर गिर जाती हैं। वजह यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद बंदर इन सूखे पेड़ों पर कूदते रहते हैं। उन्होंने पेड़ों की छटाई और पूरी तरह सूखे हुए वृक्षों को हटाने की मांग की है। साथ ही बंदरों को पकड़वाकर जंगल में छुड़ाने पर जोर दिया है। देखो, बंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ कोर्ट कैंपस है और दूर दराज से काफ़ी हमारे पक्षकार भी आते हैं और आमजन भी आते हैं और ऊपर घूमने के लिए भी आते हैं ऊपर, क्योंकि म्यूजियम भी है, दार्शनिक स्थल भी है। तो यहाँ पे क्या है कि आमजन भी हैं, काफ़ी लोग, भीड़ भी इकट्ठा रहती है। तो बंदर इस प्रकार से आतंक मचाते हैं और कुछ किसी के छीना झपटी वगैरह भी करते हैं और आमजन को पूरा डर भी रहता है, डर भय भी है, क्योंकि कई बार आते हैं, वो किसी का पल्लू पकड़ लिया, किसी के करते हैं, तो मतलब बड़ा भारीपन पड़ जाता है, जिससे मतलब एक डर का माहौल भी बना रहता है और एक दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना कारित होने की पूरी संभावना है। पेड़ पौधों को लेकर क्या कहेंगे? पेड़ काफ़ी सूखे, देखो पेड़ पौधे काफ़ी हैं जिनकी छंगाई नहीं हुई है और काफ़ी टाली और ढानी हुई है और गिराव स्थिति में है, और कुछ तो इतने सूखे ढाले हैं जो जैसे हमारी सीट के ऊपर ही है, जैसे ये दिख रहा, वो दिख रहा। और इस प्रकार के कोई गंभीर, मतलब किसी अचानक ये टूट जाए तो हम जैसे वकीलों को या जो भी हमारे पक्षकार बैठे हैं, आमजन बैठे हैं, और उनके ऊपर होए को तो एक गंभीर हादसा होने की पूर्ण संभावना है। इस बाबत हमने पूर्व में भी कई बार शिकायत पत्र दिया, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं अलवर शहर के बाजारों में आवारा पशुओं की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट सचिंद्र कौशिक और अन्य लोगों के अनुसार तिलक मार्केट ठेला स्टैंड पर सुबह से ही आवारा पशु इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। ऐसे में खरीदारी करने वाले लोग परेशान हैं। जब आवारा पशुओं को नगर निगम टीम पकड़ने पहुंचती है, उससे पहले पशुपालक इन गायों को ले जाते हैं। इससे मिली भगत की भी आशंका सामने आ रही है। तो साफ और स्पष्ट शब्दों में तो ये है कि निगम प्रशासन की इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी कमी है। अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो ऐसी बात नहीं है कि शहर में आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे निजात नहीं मिले। कई बार ये ठेके छोड़ते हैं, कई बार खुद के हिसाब से भी इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि जिनके आवारा पशु हैं उनकी और नगर प्रशासन से अच्छी तरह से सैठ पैठ है, साठ गांठ है। जब वो पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको पहले ही फ़ोन चले जाते हैं, भाई हम पकड़ने जा रहे हैं, और वहाँ लठैतों के रूप में मौजूद रहते हैं। और निगम प्रशासन के कर्मचारियों की हिम्मत नहीं कि उनके आवारा पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर दें। सरेआम गुंडागर्दी होती है, आम पब्लिक देखती है, लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं लगाता। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। एक तो आवारा पशुओं की डेफिनेशन बदलनी चाहिए। आवारा जिसके भी पशु के कान पर टैग लगा हुआ है, इसका मतलब वो आवारा नहीं है, उसके मालिक हैं। और मालिक हैं तो इस पे सरेआम उन्हीं धाराओं पर केस दर्ज होना चाहिए। जब कोई आदमी को मर जाता है, गिरता घायल होता है, जैसे आपराधिक धारा लगता है, मर्डर केस होता है, उस तरह की धारा इन पर लगाई जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर जिस पे टैग नहीं है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पकड़ने के बाद में उनको, उसका मालिक वो सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में नगर प्रशासन जब भी बाहर जाता है तो पुलिस हमेशा साथ रहती होगी। चाहे अतिक्रमण का मामला हो, चाहे किसी के मकान को तोड़ना हो या कुछ भी करना हो, पुलिस हमेशा साथ रहती है। लेकिन देखने में ये आता है कि जब भी ये पशु पकड़ने जाते हैं तो पुलिस अपने साथ नहीं रहते। जानबूझ के पुलिस इसलिए साथ नहीं रखते कि जो पशुपालकों के हित नहीं सधे। अगर पुलिस इनके साथ जाए तो ऐसी बात नहीं है कि वो इनके साथ गुंडागर्दी कर जाए। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब भी पशुओं को पकड़ने जाए कोई भी टीम, चाहे कॉन्टैक्ट की जाए चाहे आपकी जाए, पुलिस प्रशासन हमेशा उसे साथ रहना चाहिए। जिससे जो आदमी मर रहे हैं बेचारे पर, मतलब आंखों देखो हमें देखना पड़ता है। बुजुर्ग लोग बेचारे निकल ही नहीं सकते। आप तिलक मार्केट में देखो, तिलक मार्केट में 11 बजे से शाम 7 बजे तक ऐसे बैठ जाती हैं गायें आकर के, आम आदमी निकल ही नहीं सकता। यूँ राउंड काट करके अंदर जाता है और राउंड काट करके ही बाहर आता है। कई बार यहाँ आते हैं पुलिस निगम प्रशासन वाले, तो पहले वो आकर के अपनी गायों को हटा देते हैं, घंटे 2 घंटे तक फिर वही स्थिति रहती है। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखे, पुलिस प्रशासन अपने साथ रखे, पुलिस आवाज़ में अपना साथ रखे, तो इस समस्या पर कंट्रोल पाया जा सकता है। कई बार हादसे, बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। रात दिन हादसे हो रहे हैं साहब। गणेश जी के मंदिर में सुबह सुबह बेचारे जो दर्शन के लिए जाते हैं वो इतने सोच समझ के जाने लग गए कि पता नहीं कब दुर्घटना घट सकता है। आए दिन सींग मारते हैं गाय और बैल वगैरह।
गाय, और इधर आप इधर से आओ देखो, आप माराखेड़ा बाजार की तरफ से अपन आते हैं तो वहाँ पर ही बड़ा बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि, और सड़ान मारते सब, इतने गंदगी फैल जाती है इनके गोबर वगैरह की, अभी वहाँ बैठ निकल ही सकता आदमी। इसलिए जो स्वच्छता का भी रो रहे हैं, सफाई का भी कह रहे हैं कि हमको वो अवार्ड मिल गया, लेकिन हकीकत में कोई अवार्ड, ये सब झूठा अवार्ड है। सफाई की समस्या उल्टी बदतर हुई है, अच्छी नहीं बदतर हुई है। गलियां सड़ रही हैं, बड़ौदा बैंक वाली जो गली है इस समय आदमी को निकल नहीं सकता, सड़क आँख पे नाक पे कपड़ा रख करके निकलता है, इतनी सड़ रही है, कोई सफाई नहीं होती है, कोई देख। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, हर डिपार्टमेंट में अतिक्रमण अधिकारी बैठा है, लेकिन वो अतिक्रमण अधिकारी से अगर जब भी कोई पूछता है भाई आप लोग काम कर, सब हमारे पास शिकायत नहीं आई। अरे यार तुम पास शिकायत आई जब भी जाओगे कि तुम खुद को राउंड क्यों नहीं लेते हो। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में शनिवार सुबह की सफारी पारी के दौरान पर्यटकों को जंगल का रोमांचक दृश्य देखने को मिला। दिल्ली एवं गुड़गांव से आए पर्यटकों ने हाइना को शिकार के बाद जंगल में इधर उधर भटकते हुए देखा, जिसका वीडियो भी बनाया गया। दरअसल हाइना ने एक खरगोश का शिकार कर लिया था। शिकार के कुछ देर बाद वहां एक जंगली शूकर पहुंचा और उसने हाइना के शिकार पर कब्जा कर लिया। हाइना कुछ दूरी पर खड़ा होकर शिकार को देखता रहा। इसी दौरान कोई भी मौके पर पहुंच गए और जंगली शूकर के साथ मिलकर शिकार को खाने लगे। शनिवार सुबह की पहली पारी में करीब 12 से 14 जिप्सियों में लगभग 50 पर्यटक सफारी पर निकले थे। अचानक सामने हाइना दिखाई देने पर पर्यटक रोमांचित हो उठे और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाए। रेंजर हेमंत सिंह ने बताया कि यह दृश्य पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक और प्राकृतिक व्यवहार को दर्शाने वाला था। जंगल में शिकारी और अन्य जीवों के बीच इस तरह का परस्पर व्यवहार प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा है। अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव में अभिमन्यु सिंह चौहान ने 2 दिग्गज वकीलों का अभेद किला ढहा दिया है। यह दोनों बार के अध्यक्ष की कुर्सी पर लगातार करीब 17 सालों से जमे हुए थे। इनमें 8 बार बिट्टू शर्मा बार के अध्यक्ष रहे, वहीं 4 बार अनिल वशिष्ठ अध्यक्ष रहे हैं। इस बार एडवोकेट चौहान ने अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली। अनिल वशिष्ठ इस बार चुनाव नहीं लड़े थे, वहीं चौहान ने बिट्टू शर्मा को 112 वोट से हराया है। इसके अलावा करीब 22 साल में पहली बार कोषाध्यक्ष की कुर्सी अजय धार की बजाय अनिल कुमार के पास चली गई है। इससे पहले लगातार अजय धार का कब्जा रहा है। इस बार भी कूलिंग पीरियड के नियम के अनुसार अजय चुनाव नहीं लड़ सके, इसके कारण यह पद दूसरे के पास चला गया। उधर पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट विजयपाल यादव ने बताया कि वर्ष 2007-8 में महादेव प्रसाद जांगड़ अध्यक्ष बने थे। उसके बाद केवल एक बार उदय सिंह 2019-20 में अध्यक्ष चुने गए, अन्यथा लगातार बिट्टू शर्मा और अनिल वशिष्ठ के पास अध्यक्ष की कुर्सी रही है। इस बार अभिमन्यु ने दूसरे ही प्रयास में विजय हासिल की। पिछले साल भी उन्होंने पहली बार चुनाव लड़कर 300 से अधिक वोट लिए थे। उधर शुक्रवार को हुए मतदान के बाद देर रात को परिणाम सामने आया। इसके बाद विजेताओं के समर्थक खुशी में झूम उठे। गौरतलब है कि अध्यक्ष पद पर जीते अभिमन्यु सिंह चौहान को 726 मत मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर राकेश शर्मा बिट्टू 614 वोट लेकर रहे। उपाध्यक्ष सुधीर यादव, सचिव रामकिशन, कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा, संयुक्त सचिव जयश्री, पुस्तकालय सचिव सीमा मुखीजा सहित कार्यकारिणी सदस्य अशोक शर्मा, विशाल सिंह और अजय कौशिक चुने गए हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में रूबास पुलिया के पास शनिवार सुबह 32 वर्षीय युवक ने पैसेंजर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद रेलवे स्टेशन से सदर थाने के एसआई रूपचंद और जाप्ते ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। अलवर शहर के स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में शनिवार को राशन किट वितरण कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर जरूरतमंद महिलाओं को राशन की किट प्रदान की गई। पेंशनर समाज के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पेंशनर समाज सामाजिक सरोकारों का निर्वहन कर रहा है। इसी क्रम में हर माह राशन किट का वितरण होता है। इसके अलावा पेंशनर भवन में कपड़ा बैंक भी संचालित किया जा रहा है। राजस्थान पेंशन समाज जिला शाखा की ओर से प्रति माह द्वितीय शनिवार को विकलांग और निःशक्तजन, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को और अत्याधिक गरीब लोगों को प्रति माह राशन किट का वितरण किया जाता है। साथ ही महामशाहों द्वारा या जिनकी इच्छा हो उनके द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस तरह करीब 111 किट हम यहाँ बांट रहे हैं और उनके साथ ही आज का भंडारे का आयोजन किया गया और बड़े शहर से लोग बड़ी प्रसन्नता से खाना खाया और राशन किट प्राप्त करके ले जा रहे हैं। ये कार्यक्रम
प्रति माह द्वितीय शनिवार को आवश्यक रूप से किया जाता है। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास, सरसों और बाजरे के भाव अरसे से लगभग स्थिर बने हुए हैं। केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता के अनुसार बाजरा 2000 से लेकर 2500 और सरसों करीब 7000 रुपए क्विंटल की दर पर बिक रही है, जबकि कपास का भाव 6000 से लेकर 7500 तक बना हुआ है। गुप्ता के अनुसार किसान ज्यादातर उपज बेच चुके हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी सरसों और कपास की ज्यादा डिमांड नहीं है और इसी वजह से अधिक भाव नहीं बढ़ पाए हैं। टाइम थोड़ा आवक कम है, सरसों की भी आवक कम है, करीब 1000 कट्टे के लगभग सरसों आ रही है और सरसों का भाव ऊपर में 6900-7000 रुपये के लगभग मानो 42 तेल और नीचे में करीब 6200 रुपये बिक रही है। और कपास भी आवक कम है, ऊपर में 7600 रुपये है और नीचे में करीब 6200-6000 बिक रहा है माल। और धीरे धीरे क्या कम हो गई क्योंकि अब सब माल बिक लिया ज़्यादातर। सर बाजरे की क्या स्थिति? बाजरे की स्थिति 1970 से लेके और 2500 तक बाजरा बिक रहा है, जिसमें जैसी क्वालिटी होती है, जैसे मुर्गी दाना का बाजरा होता है कैटल फीड, वो तो करीब 1970, 80, 2000 तक बिक रहा है। मीडियम क्वालिटी का 2050 से 2300 तक बिक रहा है और जो टॉप क्वालिटी है वो करीब 2500-2550 तक बिक रहा है। सर आवक कम है और भाव की क्या स्थिति, आपको लगता है कि मध्यम है या? आवक कम होने का कारण एक तो ये है कि भाई जैसे फसल शुरू होती है तब सब आदमी प्रेशर से जिसको भी क्वालिटी होती है बेच लेता है, लेकिन अब जिसको आवश्यकता होती है वही लेके आएगा। अब जनवरी फरवरी में फिर जैसे नई फसलों की आने लगेगी उससे पहले सारे आदमी ज्यादातर किसान लोग खाली कर लेता है माल को। और भाव में क्या है कि बाजरे में 100, 150, 200 रुपए की एक उछाल आ सकता है क्योंकि इस बार सर्दी नहीं पड़ने के कारण थोड़े बाजरा कम खपत हुई है। अगर जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो बाजरे में थोड़ा 100-150 रुपए का उछाल आएगा। तो सरसों के भाव भी 7000 के आसपास ही काफी लंबे समय से करीब 3 महीने से 100-200 रुपए के ऊपर नीचे ही चल रहा है, कभी 7000 से 200 ऊपर नीचे से चला जाता है, यही अटक रहा है। अब जनवरी में जैसे नई सरसों आएगी तो सरसों तब मंद आएगा। अभी सरसों की इतनी आवक भी नहीं है और डिमांड बराबर है, लेकिन तेलों में और खड़ों में पड़ता नहीं होने के कारण सरसों के भाव टूटे हुए हैं। अभी भी उनको डिस्पैरिटी पे मिलें चल रही है, मिलों को लॉस हो रहा है। सर कपास की क्या स्थिति है? कपास की स्थिति ये कि भाई कपास मिलों में भी कोई पड़ते तो है नहीं, कपास मिलें चल रही हैं, लेकिन सब में इस साल पता नहीं क्या हुआ है, मिलर्स को सबको घाटा ही चल रहा है, इसलिए डिमांड कम है। इसलिए भाव भी ज्यादा महंगे नहीं है। हाँ, इसलिए भाव भी, बाकी पहले नीचे के भाव में से तो 1000 रुपये बढ़ गए। ठंड के मौसम में जुखाम, बुखार और निमोनिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अलवर के काला कुआं से सैटेलाइट अस्पताल में भी रोगी बढ़ रहे हैं। यहां प्रतिदिन ओपीडी में 400 से 500 मरीज पहुंच रहे हैं। उधर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास भारद्वाज ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में तापमान में गिरावट और ठंडी हवा के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर भारद्वाज ने पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने, सुबह शाम ठंडी हवा से बचने और सर्दी खांसी के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच की सलाह दी है। साथ ही बताया कि सैटेलाइट अस्पताल में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। इस समय जुकाम, सर्दी, खांसी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें निमोनिया के भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि अपने ठंड से बच के रहें, पूरे कपड़े पहने और सर्दी में ज़्यादा लेट नाइट अपने बाहर ना निकलें, घर में ही रहें। और अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं जैसे जुकाम, खांसी के, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। लगभग कितने की संख्या में यहाँ मरीज आ रहे हैं ओपीडी में इस समय सैटेलाइट हॉस्पिटल में? ओपीडी में इस टाइम तकरीबन 400-500 की ओपीडी चल रही है अभी जी, और जिसमें मोस्टली यही जुकाम, खांसी, बुखार, निमोनिया के पेशेंट आ रहे हैं जी। और क्या बचाव के साधन, क्या खान पान में सावधानी बरतें इस समय सर्दी के मौसम में? हेल्दी फूड खाएं, अपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें और ठंडे पानी वगैरह, इससे थोड़ा सा सावधानी रखें, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें।
अलवर के श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को गायत्री माता का हवन यज्ञ संपन्न हुआ। प्रिंसिपल मोनिका दुबे ने बताया कि इस दौरान समस्त स्टाफ और अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके जरिए भारत सहित पूरे विश्व में शांति और सभी के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर कामना की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षण समिति के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। वहीं गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों द्वारा हवन यज्ञ किया गया। आज हमने विद्यालय परिवार ने सब मिलकर के ये डिसाइड करा कि ओसवाल परिवार के सभी सदस्यों, हमारे अलवर के सभी नागरिकों और हमारे देश की आध्यात्मिक उन्नति और शांति के लिए एक गायत्री माँ का हवन किया जाए और सबके लिए शांति की कामना करी जाए, पूरे विश्व में शांति कायम हो। इस उद्देश्य से एक हवन हमने आयोजित किया, जिसमें हमारे शिक्षण समिति के पदाधिकारियों ने और हमारे तीनों विद्यालय के समस्त स्टाफ ने भाग लिया। किनके द्वारा किया गया था? ये गायत्री परिवार की तरफ से पंडित जी आए थे, उन्होंने आकर के पूरे हवन की तैयारी करी और उसकी जानकारी देते हुए, मंत्रों की जानकारी देते हुए और ये हवन संपन्न कराया। जीएमसीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अलवर के बालेटा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जर्सियों का वितरण हुआ। यहां पढ़ने वाले सभी बालक और बालिकाओं को जर्सियां प्रदान की गई। इससे उन्हें सर्दियों से बचाव में मदद मिलेगी। आयोजन के दौरान जीएमसीसी के डायरेक्टर झाबरमल यादव सहित इंजीनियर अशोक गुप्ता, क्षितिज, नवीन, परचेज मैनेजर लोकेश यादव और दिलीप कुमार ने जर्सियां वितरित की। साथ ही सुरक्षा प्रभारी दिलीप कुमार द्वारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर ट्रेनिंग दी गई। प्रिंसिपल संगीता गौड़ और स्टाफ सदस्यों ने सभी का स्वागत किया और आभार जताया। इस अवसर पर एसडीएमसी के सदस्य सुरेश मिश्रा भी मौजूद थे। यहाँ एक्शन साहब बैठा है, इन्होंने तो गाड़ियाँ ज्यादा चलाई होंगी और गाड़ी में आए होंगे, तो वहाँ पे जो जयन थे वो इनफील्ड से आते थे और अय्यन एक एम्बेसडर गाड़ी में आते थे। मैंने उस दिन ही सोचा कि भाई ठीक है, हम भी कभी ना कभी इस गाड़ी में आएंगे, तो ऊपर वाले ने वो सरकारी गाड़ी तो नहीं दी, लेकिन वैसी सफेद गाड़ी आज उपलब्ध करा दी। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा यही आग्रह रिक्वेस्ट है कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं, देश की कई मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, आपके स्कूल में कई स्टार के टीचर के महिलाएं हैं। तो आप भी बच्चों से आप पढ़ो लिखो, आप भी IAS IPS बने और आप सरकारी प्राइवेट का भेदभाव नहीं करके हमेशा सरकारी स्कूल, हमने भी सरकारी स्कूल से एजुकेशन प्राप्त की है। आज जो माथुर साहब बैठे हैं, ज्यादातर आपके अध्यापकगण हैं, ये भी सरकारी परिवेश से ही आए होंगे। इधर तिवाड़ी जो बैठा है, इन्होंने भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े होंगे। तो हमेशा सरकारी स्कूल वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं और जिस परिवेश से आप निकलने मेहनत करेंगे, जितने तपेंगे बढ़ेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। समाचार में वक्त तो चला, छोड़ से अल्प विराम का। बने रहिए ATL TV के साथ। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
लोहादरों के सरकारी स्कूल में राजसिक छात्र की पगड़ी खोलकर बाल खींचने और पिटाई के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में खैरतल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राजसिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को यह ज्ञापन सौंपा गया है। परिजनों के अनुसार उनके परिवार का कृष्ण सिंह लोहादेरा सरकारी स्कूल में कक्षा 11 का छात्र है। यहाँ किसी अन्य लड़के ने शरारत की थी, लेकिन अध्यापिका ने कृष्ण सिंह का दस्तार खोलकर उसके बाल खींच लिए। साथ ही स्कूल के अन्य शिक्षक से भी पिटवाया। घटना के बारे में किसी को बताने पर टीसी काटने की चेतावनी भी दी। इसके बाद भतीजा डरा सहमा हुआ घर पहुंचा और स्कूल जाने से मना कर दिया। उधर ज्ञापन देने के दौरान रतन सिंह, बलजिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, दलजीत, गुरमीत और मलकीत सिंह आदि मौजूद रहे। उसमें पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है, उसका नाम कृष्ण सिंह है। तो उसमें उसके साथ मारपीट किए, उसके मतलब पगड़ी उतारी है, केस वेस खींचे और खोले हैं। और मारपीट एक नहीं 2 मैडम है, एक गुरुजी है। इन तीनों ने जैसे मैडम ने मारा उनको कैलाश में ले जाने के बाद उसके बाल खुले हैं, उसका फेंटा गिर गया। उसके बाद एक मास्टर है, उसके पास ले प्रिंसिपल के मास्टर मेरे को नहीं पता इस चीज़ का, उसको ले गया। उसके पास उसने भी मारा है उसको, ये नहीं पूछा कि इस बच्चे की गलती क्या है। एक मास्टर और बैठा था पास में, अब उसका नाम भी पता नहीं क्या है, उसने भी उसको थप्पड़ 2-4 मारे हैं। उसने भी ये पूछा कि इस बच्चे की गलती क्या है। उसके बाद ये मसला हुआ है। उसके बाद उन्होंने कोई बच्चे किसे कहा है कि अपने बाबा को, उसने कहा मेरे पिताजी एक्सपायर हुआ है, मेरी मम्मी है, मम्मी का कोई नंबर मेरे पास नहीं है। ये मसला वहीं हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हमको उस लड़के ने शाम को बताया आके कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मैडम ने ये की है, मेरे बाल खोले और मेरे को मारा पीटा डंडों से ढंग से, और ये कहा कि तेरी मार्कशीट और काट के दे देंगे, लाल शाह से लिख देंगे, लाल शाह आगे कहीं पढ़ ही नहीं सकता तू। कौन से स्कूल का मामला ये है? लोहादरा स्कूल का। जिस टीचर ने मारा है उसका क्या नाम है जिसने उसकी पगड़ी फेंकी है? एक कौशल्या है और एक कोई बाबू मास्टर है। अब आप ज्ञापन देने आए हैं? कलेक्टर साहब को देने आए हैं ज्ञापन इसी मसले में। हमारे साथ जो ये घटना घटी है, ये आगे किसी जगह ना घटा पहली बात तो। किशनगढ़ बास स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित की गई। इसमें आचार्यों ने भाग लिया। परीक्षा में भागीदारी को लेकर उत्साह नजर आया। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुभाष सिंह नरूका और संस्कृति ज्ञान प्रभारी अशोक कुमार सैनी भी मौजूद रहे। इनके निर्देशन में परीक्षा आयोजित की गई। अकबरपुर ग्राम पंचायत में बीएलओ सूची में मतदाताओं का नाम जोड़ने में जुटे हुए हैं। बहुत से वोटर ऐसे हैं जिनके नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। साथ ही अनेक नए मतदाता भी हैं। उधर ग्राम पंचायत भवन पर सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं की भीड़ रही। लोग आवश्यक दस्तावेज लेकर यहां पहुंचे। यादव महासभा अलवर की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे आपनो मैरिज होम में होगा। इसकी तैयारियों को लेकर यादव धर्मशाला में स्थित कार्यालय में चर्चा हुई। नव निर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बताया कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर जसवंत यादव रहेंगे। वहीं अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर हुई बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवाई लाल, सचिव शिवेंद्र यादव, प्रवक्ता पंकज यादव, पूर्व पुलिस अधिकारी प्रभुदयाल यादव, शिवलाल यादव, प्रशांत धाबाई, निशांत धाबाई और ओम शंकर यादव मौजूद रहे। साथ ही महिला प्रकोष्ठ से मधु एवं नीति यादव आदि की उपस्थिति रही। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में आवारा गोवंश किसानों के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। खेतों में इन दिनों गेहूं, जो चने और सरसों की फसल लहला रही है, लेकिन यहां नंदी और गोवंश खेतों में घुसकर फसल को चौपट कर रहे हैं। यदि किसान उन्हें भगाते हैं तो वे उन्हें मारने को लिए दौड़ते हैं। ऐसे में किसानों ने कार्रवाई की मांग की है। मालाखेड़ा अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार को करवाए गए। इसमें अध्यक्ष एडवोकेट इंदर सिंह यादव और सचिव राजेंद्र कुमार मीणा बने हैं। परिणाम घोषित होने के बाद इनका साफा बांधकर स्वागत हुआ। इस मौके पर निवृत्त अध्यक्ष फूल सिंह चौधरी, एडवोकेट पुदामन सिंह, गुड्डी नायक, पदमचंद गुर्जर सहित तेज सिंह चौधरी, योगेश शर्मा और अन्य वकील मौजूद रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गोलाकाबास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिलोकोसिस एवं टीबी स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। यह कैंप पालपुर खनन क्षेत्र और गोलाकाबास में मूर्ति निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित हुआ। शुरू में 25 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और टीबी की जांच करवाई गई, लेकिन सिलिकोसिस के लक्षण किसी भी व्यक्ति में नहीं मिले। साथ ही श्रमिकों को धूल जनित रोगों से बचाव एवं सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई। शुरू में जिला प्रोग्राम समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ से टीबी दमा एवं श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य प्रकाश मीणा, ब्लॉक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार शर्मा एवं हंसराज शर्मा मौजूद रहे। जी, मैं महेंद्र कुमार शर्मा, ब्लॉक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक राजगढ़।
आज राज्य सरकार की ओर से आयोजित सिलिकोसिस एवं टीबी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन करवाया गया है, जो कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोला के पास में आयोजित हुआ, जिसमें पालपुर खनन वर्कर एवं गोला का बास में जो मूर्तिकार हैं उनकी हमने स्क्रीनिंग की, जिसमें हमने वहाँ उपस्थित 25 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की, जिसमें सभी की टीबी की भी जांच करवाई गई एवं सिलिकोसिस से संबंधित डॉक्टर सत्यप्रकाश मीणा जी जो चेस्ट फिजिशियन है उनके द्वारा सबकी स्क्रीनिंग की गई। उनमें किसी में भी सिलिकोसिस के कोई लक्षण नहीं मिले, इसलिए सिलिकोसिस के लिए तो किसी को रेफ़र नहीं किया, लेकिन टीबी की सभी की जांच करवा दी गई है। अगला कैंप हमारा जो है औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ में आयोजित है 17 तारीख को। उसमें भी जितने भी फैक्ट्री एरिया में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उन सब की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें भी चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर सत्यप्रकाश मीणा, जिला प्रोग्राम समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, मैं महेंद्र कुमार शर्मा एवं हंसराज शर्मा STLS जो है टीम में मौजूद रहेंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, जिला कार्यक्रम समन्वयक सिलिकोसिस। आज राजगढ़ क्षेत्र में सिलिकोसिस का कैंप गोला का बास PSC पर रखा गया, जिसमें सिलिकोसिस के जो रोगी हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उनको चिन्हित करना था। जिस रोगी में सिलिकोसिस के लक्षण पाए जाएं उसे राज्य सरकार की योजना से जोड़ने का लक्ष्य था। क्योंकि इस समय गोलाकाबास क्षेत्र में खाने बंद हैं, खनन कार्य बंद है, तो वहाँ सिलिकोसिस के रोगी पाए नहीं गए और जो मूर्तिकार हैं उन लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग कराई तो उसमें इस तरह के कोई लक्षण नहीं दिखे, जिससे हम उनको आगे स्क्रीनिंग के लिए और भेजें, अन्य जांचों के लिए भेजें। तो अगला कैंप राजगढ़ क्षेत्र के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम 17 तारीख को रख रहे हैं। उसमें भी इस तरह की ही स्क्रीनिंग होगी और ऐसे लक्षण वाले रोगी पाए जाते हैं तो उनको आगे के लिए। राजगढ़ के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज हैंडबॉल प्रतियोगिता राजगढ़ कॉलेज में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य KL मीणा ने की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि गोवर्धन बैसला, ऑब्जर्वर महेश गुर्जर और निर्णायक कृष्णा चौधरी मौजूद रहे। खेल प्रभारी डॉक्टर भगत सिंह ने प्रतियोगिता की रूपरेखा और खेल प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। पुरुष वर्ग में देव इंटरनेशनल कॉलेज अलवर की टीम विजेता और बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय की टीम उप विजेता रही, जबकि महिला वर्ग में देव इंटरनेशनल टीम विजेता और राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ की टीम उप विजेता रही। आज दिनांक को अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन राजगढ़ महाविद्यालय के मेज़बान में इस समय चल रहा है और प्रथम मैच राजगढ़ और बाबू शोभाराम महाविद्यालय के बीच में हुआ। दूसरा देव इंटरनेशनल कॉलेज और राजगढ़ महाविद्यालय बालिका का हुआ है और अभी आज ही इसका अंतिम परिणाम शाम तक घोषित कर दिया जाएगा। विजेता आज के मुख्य अतिथि एवं ऑब्जर्वर महाविद्यालय की तरफ से नियुक्ति थे, जो अभी खेल मैदान के अंतर्गत नियमित रूप से उसका वॉच कर रहे हैं और आशा है कि सभी गेम्स सफलतापूर्वक और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगे। मालाखेड़ा के ग्राम कालीपाड़ी में अभी तक जल संकट दूर नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन योजना के संचालित नहीं होने से पानी का संकट बना हुआ है। वहीं घरेलू कामकाज के लिए उन्हें निजी ट्यूबवेलों से पानी लाना पड़ता है। यह राइजिंग लाइन नहीं पहुंची है और उच्च जलाशय का भी अभाव बना हुआ है। ऐसे में 3 ट्यूबवेलों में पानी की सप्लाई चालू नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने जल्दी कार्रवाई की मांग उठाई है। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित देवी जी के मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने मंदिर से चांदी के 3 छत्र और मुकुट सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। श्रद्धालु नंद किशोर सैनी ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 4 बजे पप्पू सैनी माता की पूजा करने पहुंचे। मुख्य दरवाजे से अंदर जाने पर ताला टूटा हुआ मिला, साथ ही गर्भगृह के गेट का शीशा भी टूटा हुआ था। यहाँ से शातिर चांदी के 3 छत्र और 1 मुकुट सहित अन्य वस्तुएं ले गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह लगभग 4 बजे पप्पू सैनी रामावाला को माता जी की पूजा करने आता है। वो जैसे ही अंदर मेन गेट से 4 दीवारी गेट से अंदर घुसा, फिर मेन गेट पे आया मंदिर की पे, तो उसे मतलब ताला टूटा हुआ मिला।
ताला टूटने के बाद में फिर उसको सकुआ, फिर वो अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर घुसे तो उसने देखा कि जो गर्भगृह में स्टील के गेट लगे हैं उनके बीच में शीशा लगा हुआ है। वो माता जी के दर्शन करने के लिए वो छोड़ दिया कि ले भाई कोई टाइम बेटाइम आए तो दर्शन कर ले। तो उसमें उसने देखा कि फिर वो एक साइड का घुसते ही लेफ्ट हैंड का गेट का शीशा टूटा पड़ा है। शीशा टूटा, फिर उसे सकुआ, फिर वो चुपचाप रह गया। फिर उसने फिर करीब 4:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किया तो मैं आया। फिर भाई लोग आए। फिर भाई लोग आने के बाद मैंने की सोचा नहीं, मैंने फिर 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे फिर उन्होंने उसके बाद में भी हमने राजगढ़ थाने को भेज दिए। थोड़ी देर बाद मैंने फिर राजगढ़ थाने में फ़ोन किया। फिर वहाँ से कॉल आया कि साहब अभी 10 मिनट या 15 मिनट में आपके पास में गाड़ी पहुँच जाएगी। 15 मिनट बाद में गाड़ी आ गई। फिर उन्होंने रामपुर और हम आए वो लोग पुलिस के विभाग के, और उन्होंने मौका मुआयने किया, वीडियो बना के ले गए। फिर वो लोग चले गए। फिर उसके बाद में हमने मंदिर वो मेन जो गेट है वो गर्भगृह का वो खोला। उसको खोल के फिर साफ सफाई करके फिर पूजा अर्चना करके फिर हम लोग सब वो है इधर पुलिस वाले भाई चले गए, इधर हम लोग क्या क्या सामान ले गए? इसमें 3 तो छतर थे माई के, है जो चांदी के, एक चांदी का मुकुट, एक चांदी का चांद होता है सिर पे लगाने के माता के, एक वो ले गया, और 2 डिब्बे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो ये सामान ले गए। हाँ जी। इससे पहले भी कोई चोरी हुई है मंदिर में? नहीं, अभी तो हुई नहीं, कोई 10 साल पहले हुई बताई चोरी, जो उसका में भी कोई छतर वतर ले गए जो। नाहटा फाउंडेशन द्वारा आगामी 23 जनवरी को चौथा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा। इसकी तैयारियों को लेकर भिवाड़ी में अलवर बाईपास रोड स्थित वेदांता फार्म पर 11 जोड़ों के परिवारजनों का मिलन समारोह संपन्न हुआ। साथ ही ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुकेश जैन ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में समानता, सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। पार्षद अमित नाहटा जैन ने भी विचार रखे, जबकि फाउंडेशन के अध्यक्ष रीतिबा नाहटा ने संवाद करते हुए संस्था के सामाजिक उद्देश्यों को और कार्यप्रणाली की जानकारी साझा की। इस अवसर पर राजवीर दायमा, सुरेंद्र रावत, सोमेश्वरी, सौम्या रंजन, संजय शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राकेश देहुरी और सुभाष व्यास आदि मौजूद रहे। देखिए, ये कार्यक्रम चौथा कार्यक्रम है, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनको आपस में मिला के, और ये एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम करता है नाहटा फाउंडेशन। इस साल 11 जोड़ों का विवाह कर रहे हैं ये लोग, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा नहीं है रुकने वाला है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और करते रहेंगे, और मेरी शुभकामनाएं इनको। कितने लोग सहयोग कर रहे हैं सर? सहयोग सारे ही लोग, अब टीम मेंबर जितने भी हैं सभी लोग सहयोग करते हैं आपस में। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में हाल जन सुनवाई के दौरान नगर पालिका टपोगड़ा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लिया गया। विधायक महंत बालकनाथ एवं तहसीलदार शैतान सिंह यादव द्वारा की गई पहल से नगर पालिका को लगभग 3.5 लाख रुपए का सीधा लाभ मिला है। दरअसल टपोगड़ा पालिका क्षेत्र में होर्डिंग्स का टेंडर पहले 1.5 लाख रुपए में स्वीकृत किया गया था। जन सुनवाई में स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि टेंडर राशि बाजार दर की तुलना में कम है। इस पर विधायक महंत बालकनाथ ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश देते हुए टेंडर को निरस्त कर रीओपन करने को कहा। तहसीलदार शैतान सिंह ने भी जनहित में इस निर्णय का समर्थन किया। इसके बाद श्री श्याम प्रिंटिंग की ओर से प्रतिनिधि ने अपने लेटर हेड पर 5 लाख से बोली प्रारंभ करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसे अधिकारियों ने स्वीकार किया। इससे नगर पालिका को पहले की तुलना में न्यूनतम 3.5 लाख रुपए का फायदा होगा। आगामी दिनों में इसकी खुली बोली लगवाई जाएगी। खैरतल तिजारा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। साथ ही नो सीट बेल्ट, नो हेलमेट, नो एंट्री थीम पर आधारित जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी हुआ। इस अवसर पर उन्होंने शपथ भी दिलाई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए और जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। कार्यक्रम में भाजपा उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी सुमित्रा मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू, जिला उपाध्यक्ष राजेश बटवाड़ा और मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा आदि की मौजूदगी रही। कोटपुतली बहरोड जिला मुख्यालय पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी के साथ विकास रथ को हरी झंडी दिखाई। यह विकास रथ बहरोड क्षेत्र के गिगलाना ग्राम में पहुंचा।
जहां डॉक्टर यादव ने इसे आगे के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि विकास रथ सरकार की जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम में बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, भाजपा नेता देवेंद्र यादव, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और एडीएम ओपी सारण आदि उपस्थित रहे। वृंदावन मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी भवन में प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें अलवर के समाज सेवी राजेश जोशी और गोवर्धन लाल खेमानी भी शामिल हुए। उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही उनकी धर्मपत्नी एवं मथुरा सांसद हेमा मालिनी को सांत्वना प्रदान की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलाज के दौरान महिला की मौत पर हुआ हंगामा और डॉक्टर के खिलाफ करवाई एफआईआर। अलवर के सानिया हॉस्पिटल का है मामला। भजनलाल सरकार के 2 साल की गिनाई उपलब्धियां, प्रभारी मंत्री किरोड़ी मीणा की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम। सिलेसेड को मिला अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा, पर्यटन के विकास में आएगी तेजी। और अलवर कोर्ट परिसर में खतरे का सबब बने सूखे पेड़, बंदरों के कूदने से आए दिन गिरती हैं डालियां। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।